आज का आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज अबाउट द इंडक्टिव कपलिंग. सपोज इफ वी हैव टू इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स, तो इंडक्टिव कपलिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के बीच में कैसे होती है उसकी बात करेंगे. इंडक्टिव इंडक्टिव कपलिंग. सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स हैं. मैंने जैसे कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स होते हैं उसमें एक हमारे पास इंडक्टर होता है. सपोज ये इंडक्टर है और इसके साथ हम एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे जोड़ दें. ये कैपेसिटर सपोज इसकी कैपेसिटेंस C1 है. ये इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस जो है वो L1 है. और इसके नज़दीक हम एक दूसरा इंडक्टर रख देते हैं, इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इंडक्टर L1. और इसके साथ यहाँ पे हम एक और कैपेसिटर जो है वो ज्वाइन कर देते हैं. सपोज C2 जो है उसकी कैपेसिटेंस है और L2 जो है वो इसकी इंडक्टेंस है. तो ये एक ऑसिलेटर है और ये हमारे पास दूसरा ऑसिलेटर है. इन दोनों ऑसिलेटर्स को हमने एक दूसरे के पास जो है वो रखा हुआ है. देन बाय द मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैकेनिज्म है उससे जो फर्स्ट कॉइल में करंट पास होगा उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाएगी. तो ये जो दोनों के बीच में कपलिंग हो रही है, इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव कपलिंग. मीन्स दोनों के बीच में जो ऑसिलेशंस की कपलिंग है ये इंडक्टेंस की वजह से है, इसलिए हम इसको जो है वो इंडक्टिव कपलिंग जो है वो कहते हैं. तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो दो कपल्ड ऑसिलेटर्स हैं इनके इंडक्टेंस के साथ कपलिंग कैसे होती है. उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये कपलिंग जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है. हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ये कॉइल है, इंडक्टर है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एनपी इट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स. और इसमें जो करंट पास हो रहा है वो मान लो I1 है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रही है वो फाई है. और जो दूसरे वाला इंडक्टर है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NS हैं. और जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है इट इज़ I2 है. और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, सपोज करो फाई फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इन दोनों के बीच में जो है वो आपस में जुड़ी है. तो यदि हम इन दोनों में जो इंडक्टेंस की वैल्यू है उस इंडक्टेंस की वैल्यू की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो L1 इंडक्टेंस होगी, फर्स्ट इंडक्टर में जो इंडक्टेंस होगी, इट इज इक्वल टू NP स्क्वेयर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कितनी है, और मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स है. ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंडक्टर के लिए. और उसी तरह से यदि हम सेकंड इंडक्टर के लिए लिखना चाहें देन इट इज NP की जगह NS स्क्वेयर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वेयर इंटू फाइव. ये जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के चैप्टर्स थे वहां पे इस एक्सप्रेशन को जो है वो ड्राइव किया गया. अब इन दोनों में L1 जो है इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट ऑसिलेटर, L2 इट इज द सेकेंड ऑसिलेशन की जो इंडक्टेंस है. और इसमें हम यदि M लिखें, M का मतलब हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस. इन दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो कितनी होगी, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, देन NS इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और फिर फाई जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है. तो हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और साथ में यहाँ पे हम जो है वो फाई की वैल्यू जो है वो लिख रहे हैं. इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मैं क्या करूँ, अनरूट ले लूँ और ये जो NP है इसका मतलब इन तीनों का स्क्वायर कर दूँ, तो मैं इसको इस ऐसे लिख सकता हूँ NP
एन एस और फाई, इन तीनों को मैंने स्क्वायर भी कर दिया और अंडर रूट भी ले लिया। एक ही बात है, इस इक्वेशन को मैंने स्क्वायर भी कर दिया और अंडर रूट भी ले लिया। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज एन पी का स्क्वायर इंटू फाइव, और दूसरी तरफ इट इज एन एस का स्क्वायर इंटू फाइव। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इंडक्टेंस है और ये सेकंड की, मीन्स ये L1 और L2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि m जो है इट इज इक्वल टू अंडर रूट L1 प्लस L2 के बराबर है। और यहाँ पे हम एक कॉफिशेंट डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज द कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग। कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग का मतलब हुआ कि वे जो फर्स्ट कॉइल है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंडक्टेंस डेवलप हो रही है उसका कितना हिस्सा कपल हो रहा है, जुड़ रहा है सेकंड कॉइल के साथ। तो उसको हम एक कॉफिशेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको के बोलते हैं। के इज कॉल्ड एज द कपलिंग कांस्टेंट, और के जो होता है इट इज इक्वल टू वैल्यू m अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2। तो ये इन दोनों की रेशो ले लें तो ये के जो है हमें बताता है, के जो है वो कपलिंग कॉफिशेंट या कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग जो है वो कहते हैं। यदि इस के की वैल्यू जो है, इफ दिस के इट इज इक्वल टू वन के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट कपलिंग। मीन्स जो प्राइमरी कॉइल है वहां से सारी की सारी 100% जो इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेकंड के साथ जो है वो कपल हो रही है, जुड़ रही है। मगर एक्चुअली में इन प्रैक्टिस, क्योंकि 100% कपलिंग होना जो है पॉसिबल नहीं है, तो इन प्रैक्टिस जो है के की वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज लेस देन वन, से कम होती है। मगर हम ये देखते हैं कि वन के आसपास हो, यदि जितनी ज़्यादा वन के आसपास होगी मीन्स उसमें कपलिंग की वैल्यू जो है वो उतनी ज़्यादा जो है वो हुई है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? तो पहले हमने जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस की कि जो कपल्ड ऑसिलेटर है उसमें दो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर जो है उनको जोड़ करके उनको एक दूसरे के नज़दीक रख दिया जाए, तो एक ऑसिलेटर का जो इफेक्ट है वो दूसरे ऑसिलेटर को प्रभावित करता है, और ये जो एक का इफेक्ट दूसरे में ट्रांसमिट होना है इट इज कॉल्ड एज द कपलिंग। और कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है हमने निकाली। अब हम थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इसमें इस तरह की जो बात हम कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास नॉर्मल मोड्स ऑफ इंडक्टिव कपल्ड ऑसिलेटर, यदि हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर होता है तो उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उसमें क्या क्या फ्रिक्वेंसीज होगी ऑसिलेशन की, जिसको आप नॉर्मल मोड जब हम कहते हैं। तो मैंने कहा था कि दो तरह की ऑसिलेशन की संभावना रहती है, एक इन फेस एक आउट ऑफ फेस। तो हम इन फेस वाले की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, आउट ऑफ फेस वाले की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, और दोनों की जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनका जो डिफरेंस है या उनका जो बिहेवियर है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम सेम चीज़ जो पहले से बात कर रहे थे कि मान लीजिए ये हमारे पास दो ऑसिलेटर्स हैं, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, ये L1 है, और ये L2 है, और ये C2 है। यदि हम जो फर्स्ट वाला कॉइल है कोई भी, यदि हम सपोज करें कि फर्स्ट वाली कॉइल ले लें और इस फर्स्ट वाली कॉइल में किरचॉफ्स लॉ को जो हम यूज करें, जो कैपेसिटर है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको हम लिख सकते हैं इट इज Q अपॉन C1। यहाँ पे कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा इट इज Q1, तो ये होगा Q1 चार्ज हो गया C1, तो Q1 अपॉन C1 इट इज द B1, मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस या EMF अक्रॉस दिस कैपेसिटर। यदि हम इस इंडक्टर की बात करें तो आप लोग जानते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं L di1 upon dt. This is the EMF induced across this, जो दूसरा इंडक्टर है इसके अक्रॉस।
और तीसरी इसमें चीज जो होगी वो होगी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगी, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगी। तो वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगी इसको आप माइनस लिख लें, इसको भी आप माइनस लिख लें, मीन्स दोनों एक तरफ है। तो तीसरी जो है, या फिर इन दोनों को पॉजिटिव लिख लें और इसको माइनस कर दें। तो जो थर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी उसको हम ऐसे लिखते हैं एम, इट इज डी आई टू अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू 0। इसमें दो बातें ध्यान रखें कि ये जो ईएमएफ फर्स्ट दो फैक्टर जो हैं ये है इस कॉइल की वजह से, और ये वाला जो है ये है सेकंड कॉइल में। इसलिए यहाँ पे 1 Q1 I1 लिखा, यहाँ पे मैंने I2 लिखा, मीन्स ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट होगा ये सेकंड कॉइल की वजह से होगा, इसलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो I2 आएगी। दूसरी चीज, इन दोनों को मैंने माइनस लिखा है और इसको प्लस लिखा है, तो ये अपोजिट होंगे, या आप दोनों इन दोनों को प्लस लिखे इसको माइनस कर दो, या फिर इन दोनों को माइनस कर दो इनको प्लस कर दो, और टोटल ईएमएफ जो है इट विल बी इक्वल टू 0। भाई ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इट इज -1/C1, ये -1/C1 लिख लिया मैंने। ये जो Q1 चार्ज है, चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। तो यहां से dq विल बी इक्वल टू I इंटू डी टी। तो यदि आप q निकालना चाहें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी। तो चार्ज को ऐसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी। तो यहाँ पे Q1 को इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा दिस इज I1, क्योंकि चार्ज I1 चार्ज Q1 है तो करंट I1। तो इंटीग्रेशन ऑफ I1 dt माइनस L1 di1 अपॉन dt और प्लस m di2 अपॉन dt, इट इज इक्वल टू 0। ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो है इस इक्वेशन को लिखा है। अब हम इसी तरह से, ये तो हमने फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखी थी, फर्स्ट ऑसिलेटर के लिए। सिमिलरली यदि आप इसी तरह से फॉर सेकंड ऑसिलेटर, जो सेकंड ऑसिलेटर है उसके लिए आप इक्वेशन लिखना चाहें तो सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि जहाँ पे 1 है उसकी जगह पे 2 हो जाएगा, और जहाँ पे 2 है उसकी जगह पे 1 हो जाएगा, बाकी इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/C2, यहाँ पे हो जाएगा I2 इंटू डी टी माइनस L2 di2 अपॉन डी टी और प्लस m di1 अपॉन डी टी। तो इक्वेशन 1 में जहाँ 1 लिखा था वहाँ 2 लिख दिया, और जहाँ 2 लिखा था वहाँ 1 लिख दिया। दिस इज फॉर सेकेंड ऑसिलेटर। अब हम ये कह दें कि भाई I1 जो करंट है, क्योंकि जब ये सर्किट में राइज करता है तो धीरे धीरे राइज करता है, इस करंट को जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख दें A, इट इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, ओमेगा दिस इज द फ्रीक्वेंसी T, और जो I2 है सपोज इट इज इक्वल टू B e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। जब हम पीछे मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करते थे तब हम x की वैल्यू लिखते थे कि x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा, वहां पे x वेरिएबल था, यहाँ पे जो करंट है वो वेरिएबल है, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो भी वैल्यू आई है इट इज पुटिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2। यदि वो आप 1 और 2 को या एक को पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, 2 जो है वो सिमिलर ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ये वैल्यूज आई है, इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, और यहाँ से हमारे पास जो है वो कुछ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है वो आएगा। तो ये है हमारे पास वैल्यू, जो फर्स्ट है इट इज -1/C1, यहाँ पे पुट करना। नाउ इट इज इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू ये पुट करेंगे, इट इज A
ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू डी टी माइनस L1 डी वाई डी टी, I1 की वैल्यू ए ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस इट इज एम डी वाई डी टी, और I2 की वैल्यू हो जाएगी बी ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि I1 और I2 की जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में ए ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी एज इट इज आएगा, फिर ओमेगा ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आयोटा ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा ओमेगा, C1 पहले से कांस्टेंट था उसको लिख लिया, माइनस था वो साथ में लगा दिया। एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज आएगी वो मैंने लिख दी। फिर इस आयोटा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आयोटा ओमेगा टी को नीचे डिफरेंशिएशन ऑफ आयोटा ओमेगा टी, तो वो होगा आयोटा ओमेगा माइनस C1 था वो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ये एज इट इज आएगी ए ई रेस्ट पावर ओमेगा टी। जब आप इस आयोटा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन लोगे तो आयोटा ओमेगा आएगा, तो ये आयोटा ओमेगा और L1 था वो भी मैंने लिख दिया। उसी तरह से प्लस यहाँ पे बी ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी एज इट इज आएगा, आयोटा ओमेगा कर लेंगे आप तो आयोटा ओमेगा आगे आएगा और साथ में m आएगा और इट विल बी इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? सॉरी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स है। ये स्टेप समझ में आया सभी को? यस सर। अब यहाँ से ये जो भी वैल्यू आई है इस वैल्यू को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को यदि हम या तो हम डिवाइड कर दें I1 से, या हम यहाँ पे देखें कि जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ रहा है उस कॉमन फैक्टर को हम यहाँ से जो है वो बाहर निकाल लें। तो इन सभी में एक चीज जो कॉमन है ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी आयोटा ओमेगा टी आयोटा ओमेगा टी, ये कॉमन है, ऐसे लिख लें। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर दें I1 I2 की वैल्यू में। ऐसे करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो शुरू में हमने पुट किया था उस फॉर्म में ए आयोटा I1, ये I1 की वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा माइनस दिस इज वैल्यू ऑफ I1 अपॉन आयोटा ओमेगा C1। यहाँ पर देखें माइनस आयोटा ओमेगा L1 साथ में आ जाएगा हमारे पास I1, और यहाँ पे आयोटा ओमेगा M, और ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी I2 एंड इट इज इक्वल टू 0। मैंने दोबारा से इस ए आयोटा ओमेगा को I1 लिख दिया और बी आयोटा ओमेगा को I2 जो है वो लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो आई। अब सिमिलरली ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन में I2 और I1 की वैल्यू को पुट किया जाए तो ऐसी ही इक्वेशन जो है वो एक और हमारे पास आ जाएगी, सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होगा कि जहां 1 है वहां पे 2 होगा। तो हम लिख देते हैं कि सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसमें से इसी तरह से हम इसको पुट करें। Now similarly from equation 2, तो ये हो जाएगा माइनस I1 की जगह I2 आयोटा ओमेगा C2 माइनस आयोटा ओमेगा L2 I2
प्लस आयोटा ओमेगा m I1 इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। जहां भी I1 था उसकी जगह मैंने I2 कर दिया और I2 की जगह जो है Y1 कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आई। नाउ मल्टीप्लाइंग, यदि हम मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, ये वाली जो 3 वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, ओमेगा अपॉन आयोटा L2, इस टर्म के साथ ओमेगा अपॉन आयोटा L2 के साथ इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यहां पे आप देखें, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा के साथ, ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा -1 और -+2, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी L2 की जगह L1 लिख लो, आयोटा ओमेगा L1। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट इज I1 अपॉन L1 C1। ये देखो फिर दोबारा से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे I1 L1 C1। उसी तरह से जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ L1 के साथ L1 कैंसिल, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर I1। और जब इसको मैं यहाँ पे करूंगा तो आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्म आएगी ओमेगा स्क्वायर MI2 अपॉन L1 इट इज इक्वल टू 0। या हम यहाँ से यदि हम I1 को कॉमन ले लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 को कॉमन ले लिया 1 अपॉन L1 C1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे इट इज ओमेगा स्क्वायर MI2 अपॉन L1 इक्वल टू 0। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको फिर एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने कहा था ओमेगा जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन √LC के बराबर होती है। तो यहाँ पे यदि हम LC निकालना चाहें तो LC जो हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन LC मीन्स ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, हम ये कह रहे थे कि जो वैल्यू है ओमेगा की वैल्यू होती है 1 अपॉन √LC। यदि हम ओमेगा स्क्वायर ले ले देन इट इज 1 अपॉन LC। तो ये जो L1 C1 आ रहा है 1 अपॉन L1 C1, इसकी जगह ओमेगा 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा I1, और ये 1 अपॉन L1 C1 इट इज ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस इट इज ओमेगा स्क्वायर MI2 अपॉन L1 इक्वल टू 0। एंड ये सेम चीज हमने यहाँ से निकाला। अब हम थोड़ा सा इसको और, क्योंकि I2 है तो ये हो जाएगा I1 इट इज ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरफ चला गया माइनस ओमेगा 2 MI2 अपॉन L1। इस माइनस साइन को यदि हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा I1 इट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन आएगा जिसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर MI2 अपॉन L1 मीन्स यहाँ माइनस है, ये माइनस ये दोनों जो है वो आपस में कैंसिल। अब यहाँ से यदि मैं I1 अपॉन I2 निकालना चाहूँ, मैं इस I2 को नीचे ले आऊँ तो ये होगा I1 अपॉन I2। तो यहाँ हमारे पास ऊपर जो टर्म रहती है ये है ओमेगा स्क्वायर M, और ये L1 है, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर जो है यहाँ पे हो जाएगा। एंड सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमने I1 और I2 की जो रेशियो है वो फाइंड आउट की है। यहाँ तक क्लियर है भाई? सर ये माइनस माइनस कैंसिल कैसे हुआ?
क्यों माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे था ना, ये था ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया इसलिए ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दिया, ओमेगा वन को बाद में लिख दिया, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो ये माइनस माइनस जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, इसको मैंने आगे पीछे किया, ये वाली टर्म जो है इसको आगे किया, इसको पीछे किया, बस इतनी बात है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है 5 इक्वेशन, हमने 3 इक्वेशन में पुट किया था ओमेगा अपॉन आयोटा L1 से मल्टीप्लाई किया। अब सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम मल्टीप्लाई करें ओमेगा अपॉन आयोटा L2, पहले L1 से किया था, अब L2 से किया, करें फोर्थ इक्वेशन को और सेम वैसे ही सॉल्व करें जैसे ये हमने सॉल्व की है, तो हमारे पास एक और इक्वेशन जो है वो हो जाएगी। तो आप लोग सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को सेम पैटर्न दोबारा दोबारा जो है वो सॉल्व करना जरूरी नहीं है। तो आप लिख देंगे कि बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा अपॉन आयोटा L2 के साथ, एंड देन सॉल्विंग उसको रीअरेंज करके फाइनली आप इसी तरह से इक्वेशन जो है वो मिलेगी। या सिंपल लिख दें कि सिमिलरली फॉर इक्वेशन 4, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसके लिए एक ऐसी ही इक्वेशन आएगी, वो मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिमिलरली, जो इक्वेशन नंबर 4 है वहाँ से आएगा I1 अपॉन I2 की यदि हम रेशियो निकालें तो वहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर L2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एम। ये इक्वेशन नंबर 6। यदि आप याद रखना चाहें तो यहाँ जो रेशियो है इसकी उल्टी इक्वेशन आएगी, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर होगी और ऊपर वाली नीचे होगी, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 होगा। तो ये नीचे वाली टर्म मैंने ऊपर लिख ली, L1 की जगह 2 लिख दिया, ओमेगा 1 की जगह 2 और ऊपर वाली नीचे। तो इसको उल्टा कर देना आपने, और जहाँ 1 है वहाँ 2 लिख देंगे, तो सिमिलर इक्वेशन जो है वो ऐसे आपको मिलेगी। अब ये दोनों इक्वेशन जो है बेसिकली I1 और I2 की वैल्यूज ही हैं, इसका मतलब सेम है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को इक्वेट कर दे, मतलब इक्वल कर दे, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर L2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर m, इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर m अपॉन L1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हमने जो है वो इक्वेट कर दिया है, एक दूसरे के बराबर कर दिया है। तो यहाँ से ये इक्वेशन इस तरफ चली जाए तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ये वाली टर्म जो है इसको मैं ऊपर ले गया और L2 को नीचे लाया, इसको इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा 4 m स्क्वायर अपॉन L1 और साथ में क्या है L2, L1 और L2 है। ये हमने जो है वो एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको फर्दर फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कुछ रिजल्ट, कंक्लूसिव रिजल्ट हम निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ हमें एग्जैक्ट पता चले कि भाई जो इंडक्टिव कपलिंग है वो किस तरह से हो रही है। तो उसी को मुझे लग रहा टाइम होने वाला, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, तो रह जाएगा बीच में ही, और वो सबसे ख़राब रहता है, फिर ना आगे ना पीछे। तो यहाँ से ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू में मैंने आपको पीछे कहा था कि भाई जो m अपॉन अंडर रूट L1 L2 जो है वो k के बराबर होता है। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो m स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा L1 L2, इट इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसका मतलब m स्क्वायर अपॉन L1 L2, ये जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर
एंड इट इज इक्वल टू के का स्क्वायर और ओमेगा 4। यदि हम यहाँ पे ये एजम्पशन पुट कर दें कि सपोज ओमेगा 1 इट इज इक्वल टू ओमेगा 2 इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ज़्यादा हो रहे हैं, यदि हम पुट कर लें कि ओमेगा नॉट के बराबर है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ओमेगा 4। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो टर्म होगी, इट इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस के इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट के साथ दोनों साइन आते हैं, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। यहाँ से यदि हम ओमेगा निकालें, ये जो वैल्यू है, क्योंकि बेसिकली हम निकालना क्या चाह रहे हैं ओमेगा, तो ये ओमेगा वाली टर्म जो है, इस ओमेगा वाली टर्म को या तो हम इस तरफ ले जाएं या इस टर्म को इस तरफ ले आएं और दूसरी को दूसरी तरफ, तो ये होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इट इज इक्वल टू इट इज 1 प्लस माइनस के इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस के, और यहाँ पे कर देता हूँ तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस माइनस के, और ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसलिए ये वाली जो वैल्यू है ये भी प्लस माइनस है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसीज की जो है वो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा 1 जो हुआ इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन, यहाँ से क्योंकि हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज आएंगी, एक हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस के साथ होगा, और दूसरी फ्रिक्वेंसी होगी इट इज 1 प्लस के, और जो सेकंड फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा 2 इट इज ओमेगा नॉट अपॉन 1 माइनस के। तो ये जो दो फ्रिक्वेंसीज, दो मोड ऑफ ऑसिलेशन है, एक इन फेज का और एक आउट ऑफ फेज का, वो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं कि जब दो कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं तो उसमें दो नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, एक हम कहते हैं इन फेज और एक हम कहते हैं आउट ऑफ फेज, और इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में जो दो फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं फॉर टू नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है, इट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। और यहाँ से यदि हम इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहें तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इट इज इक्वल टू ओमेगा, और ये 1 माइनस के और माइनस ओमेगा नॉट 1 प्लस के। इसको आप एक्सपेंड करें, बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, और मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया, एक्सपेंड करके इट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू के बराबर है। इसका मतलब इफ दिस के अप्रोचेस टू जीरो, के की कपलिंग जो हो बड़ी कम होगी, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वो जीरो के बराबर होगा, मीन्स ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 1। मीन्स जिनको डिफरेंस अराइज हो रहा है वो सिर्फ कपलिंग की वजह से है, यदि कपलिंग होगी तब दो फ्रिक्वेंसीज होंगी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यदि कपलिंग नहीं है तब जो है वो सेम फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये कपलिंग का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को शो करता है। यदि हम इस चीज को ग्राफिकली बनाना चाहें, इस तरफ हम ले लें करंट एम्पलीट्यूड, जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और इस तरफ हम ले लें फ्रिक्वेंसी ओमेगा, तो हमारे पास जो है इस तरह का ग्राफ आएगा। पहले मैं बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ कि इसका जो मतलब है वो मतलब क्या हुआ। Suppose this is K1, K2, K3, this is K1 is greater than K2 is greater than K3। K जो है वो कपलिंग है, आप देख रहे हैं जब कपलिंग K1 जो है बहुत ज़्यादा है, कपलिंग ज़्यादा है, तो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज नज़र आ रही है, एक फ्रिक्वेंसी ये है और एक फ्रिक्वेंसी ये है, आप इसको कुछ कह सकते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2। जब कपलिंग कम होगी तो ये वाला जो हम्प है वो कम हो गया, और जब कपलिंग और भी कम होगी व्हेन इट अप्रोचेस टू जीरो, जब कपलिंग जो है वो बड़ी कम हो जाएगी, उस केस में ये दोनों हम्प जो हैं वो अलग अलग मिल करके एक हम्प बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं ओमेगा नॉट।
तो जब कपलिंग जीरो होगी तो ये दोनों जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, मीन्स कपलिंग कम होगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब कपलिंग ज़्यादा होगी तो ये दो ऑसिलेशन जो है वो अलग अलग रहेंगी, सेपरेट रहेगी। तो दो दो मोड्स ऑफ टू मोड्स ऑफ ऑसिलेशन हैं वो जो है इस कपलिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो आज हम ये बात कर रहे थे कि जो इंडक्टिव